हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी का कुछ चैप्टर है। साइटोलॉजी पढ़ाएंगे, द स्टडी ऑफ सेल। और साइटोलॉजी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 11th का चैप्टर है जो कि यूनिट 3 एनसीईआरटी में है, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम सेल पढ़ाएंगे। एक्चुअली मेरा नाम अमित कुमार और मैं आप लोग का बायो का टीचर हूँ, और मैं आज सेल चैप्टर, सेल यूनिट जो है उसको डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह से सेल बना है और क्या इसका पर्पस है, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें, व्हाट इज सेल। सेल जो है वो सेल क्या है, व्हाट इज सेल, और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, और सेल कैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ें, और हम लोग का बॉडी में कितने तरह का सेल्स है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, राइट। तो सेल जो है, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट है लाइफ, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। और बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सेल के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। यानी सेल के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो वो नथिंग बट वो क्या है, वो डीएनए है। हमारा जेनेटिक मटेरियल ही हमारे सेल को सरवाइव करवाता है, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, मास्टरमाइंड। अगर वो बोलेगा यस तो हम लोग भी बोलते हैं यस, बिकॉज लॉट्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ कैरेक्टर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द डीएनए। सो हमारा डीएनए के पास लार्ज अमाउंट में जीन है, और आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में कितने तरह का जीन्स है या कितना नंबर में जीन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो हम बोलेंगे अभी तक अप टू डेट 30,000 जीन हमारे बॉडी के अंदर है। अब ये 30,000 जीन है, तो 30,000 जीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हर जीन का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर मान लीजिए आपको अभी मैं सेल पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सेल के बारे में जानना है, तो मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलिएगा कि हमने जब आपको पूछा कि आपको समझ में आया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तब आपने बोला यस। आपको कौन यस बुलाया? बिकॉज ऑफ योर सेल। और सेल के अंदर क्या है, हमारा डीएनए, और डीएनए ही हर कुछ करता है। सेल का जितना भी कैरेक्टर है परफॉर्म्ड बाय डी, राइट। सो सेल है। अगर हम बात करें सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। तो अभी हम जो पॉइंट पढ़ाएंगे उसमें क्या पढ़ाएंगे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल, राइट। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल। अब हिस्ट्री में, अब थोड़ा हिस्ट्री में बात करते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम आए सेल के बारे में, तो सबसे पहले बात ध्यान दें, सबसे पहले जो सेल्स डिस्कवर हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा? रॉबर्ट, याद रखिए, रॉबर्ट हुक, राइट। रॉबर्ट हुक जो है वो क्या था, इट इज मतलब ये क्या था, इट इज ये साइंटिस्ट थे, और इन्होंने पहला सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने डेड सेल को लिया था, और डेड सेल इन्होंने देखा था, एक्चुअली वो डेड सेल क्या था, दिस इज अ सेल वॉल। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि डेड सेल को किसने देखा था सबसे पहले, तो बोलेंगे रॉबर्ट। कितने ईयर्स में देखा गया था? 1665 में देखा गया, 1665 में देखा गया था, और उसने सेल वॉल को देखा। और हम जानते हैं प्लांट का जो सेल वॉल होता है, एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता, बात ध्यान दीजिएगा। प्लांट में जो सेल वॉल होता है
वो सेलुलोज से बना होता है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें भी आपको पूछेगा क्या है तो बोलिएगा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड में भी कैसा है? ब्रांच है कि अनब्रांच है? तो हम बोलेंगे अनब्रांच। राइट, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल वॉल को देखा और सेल वॉल को देखने के बाद, और हम जानते हैं कि प्लांट का सेल वॉल था, उन्होंने प्लांट सेल को लिया था और प्लांट सेल जो लिया था उसको सेलुली बोला गया था। इन्होंने एक बुक भी लिखा है माइक्रोग्राफिया, उसमें सेल्स के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है। और ये जो सेलुलोज था, तो सेलुलोज तो हम जानते हैं, मान लीजिए दिस इज अ सेल, राइट। अब सेल का जो वॉल होगा, अगर ये प्लांट सेल है तो सेल का जो वॉल होगा, वॉल ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। और यहाँ पे सेल वॉल क्या है? दिस इज कॉल्ड सेलुलोज। क्या चीज से बना है सेल वॉल? सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल, राइट। अब सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल है, इन्होंने तो सेलुलोज को देखा और इन्होंने बोल दिया कि दिस इज अ सेल। बट अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट हुक लिविंग सेल्स को देखा या नॉन लिविंग सेल्स को देखा, तो हम लोग बोलेंगे इन्होंने नॉन लिविंग सेल्स को देखा, नॉट लिविंग सेल, राइट। और इन्होंने जो यूज किया गया था वो कॉर्क सेल को यूज किया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो देखा था वो कॉर्क सेल को देखा था, कॉर्क सेल की सेल वॉल को देखा। और सेल वॉल हम जानते हैं कि सेल का जो सेल वॉल मटेरियल होता है वो क्या है? वो डेड मटेरियल। दिस इज नॉट अ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, राइट। तो सेल वॉल इज अ डेड मटेरियल ऑफ द सेल। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब बैक्टीरिया का क्या चीज से बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। अगर फंजाई का सेल वॉल पूछ दे तो क्या बोलिएगा? फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनाया है। आपके नीट के एग्जाम में इतना फेमस क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है कि फंजाई का सेल वॉल क्या चीज से बना है? तो काइटिन से। काइटिन आल्सो इज अ कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज से बनता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन। मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सेल डिस्क्राइब करूंगा बैक्टीरियल सेल, अब बॉटनी में भी पढ़ाया होगा, तो उसमें आप देखोगे ये जो पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाग। अब यहाँ क्वेश्चन है, नाग और नाम क्या है? तो नाग मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, राइट। और नाम का क्या मतलब है? नाम का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। नाम एंड नाग, राइट। तो नाग क्या है? नाम क्या समझ में आ गया? तो यही दोनों जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, एक बार होगा नाग, एक बार होगा नाम, एक बार होगा नाग, एक बार होगा नाम। इसी के मिलने से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और इसको कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकन। यानी प्रोटीन भी है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर पेप्टाइड है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड मींस प्रोटीन एंड ग्लाइकन मींस कार्बोहाइड्रेट, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट, राइट। सो इस सब को हम लोग याद कर लेंगे, और याद जब तक नहीं होगा आपको क्वेश्चन से नहीं बनेगा, इसलिए हमेशा इसको नोट करते जाइए और इसको याद करते जाइए, राइट। मैं जस्ट इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट, राइट। अब ये रॉबर्ट हुक है। अब यहाँ क्वेश्चन आया
कि रॉबर्ट हुक ने तो बोल दिया कि सेल कॉर्क सेल को उन्होंने देखा, और कॉर्क सेल क्या है, प्लांट सेल है। अगर उस कॉर्क सेल को भी बना देते हैं, देखिए इस तरह से उन्होंने इस सेल को देखा और इस तरह के सेल्स को, इसके सेल वाल को देखा, इसके सेल वाल को ही उन्होंने देखा था और बोल दिया ये सेल है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, नॉन लिविंग सेल। दिस इज नॉट रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सा सेल देखने को मिला था, इट इज अ नॉन लिविंग सेल, नॉट लिविंग सेल, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल्स किसके द्वारा देखने को मिला था। अभी बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल पढ़ा हूँ, राइट। हिस्ट्री टास्क पहला क्या है, थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए कि सेल कैसे डिस्कवर हो। तो अब आया है एंटन वॉन लीवेनहुक, दूसरा क्या आया है, एंटन वॉन लीवेनहुक, राइट, एंटन वॉन लीवेनहुक। तो एंटन वॉन जो लीवेनहुक है, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, और फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, क्या बोलिएगा, एंटन वॉन लीवेनहुक, राइट। एंटन वॉन लीवेनहुक को देखा, और लीवेनहुक को देखने के बाद इन्होंने लीवेनहुक को देखा और इन्होंने क्या देखा, फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल seen by, was seen by Anton von Leeuwenhoek, A.V. Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार हो चुका था, डिस्कवर हो चुका था। इसीलिए लिविंग सेल क्या है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल सेल था, बैक्टीरियल सेल था, प्रोटोजोअन सेल था, ये सब जो सेल्स थे सब क्या था, लिविंग सेल था। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, एज फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजोआ, ये सब सेल को आप देखिए, याद है, ये तो आपको बैक्टीरियल सेल समझ में आएगा, प्रोटोजोआ भी समझ में आ गया होगा, आरबीसी में समझ में आ गया था, और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म यानी गैमेट। और आरबीसी का दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है मैच्योर और एक होता है इमैच्योर। मैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, बट इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इमैच्योर आरबीसी और न्यूक्लियस एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, राइट। तो इमैच्योर का मतलब क्या है, जो जैसे अभी जस्ट बना आरबीसी, क्या होगा, इमैच्योर। जब बड़ा होगा आरबीसी तो मैच्योर, जैसे जैसे बड़ा होगा, क्यों न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। वाई, क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है आरबीसी के अंदर जब वो मैच्योर होता है, रीजन बताइएगा। बिकॉज देखिए, मान लीजिए दिस इज अ बोन मैरो, राइट, कोई भी सेल तो बनता है बोन मैरो से, बात ध्यान दीजिए, कोई भी सेल्स बनता है बोन मैरो से, क्योंकि बोन मैरो में जो सेल्स है वो स्टेम सेल है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि सर व्हाट इज स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स वो सेल्स होता है जो कोई भी मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी को बना सके। स्टेम सेल हैविंग कैपेसिटी टू डेवलप ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ सेल। तो जो भी मिसिंग है, जैसे मान लीजिए हमारा आरबीसी बॉडी के अंदर घट गया तो स्टेम सेल को फैक्टर आएगा, मान लीजिए दिस इज स्टेम सेल, बोलेगा भाई आरबीसी बढ़ाओ। तो हम बताए थे आपको, पढ़ाया भी था पहले दूसरे क्लास में, हायर लेवल है, इसके बाद आप लोग को भी पढ़ाया होगा। तो अभी बस नाम जान लीजिए, एक हार्मोन है जिसका नाम है EPO, EPO यानी इरिथ्रोपोएटिन। दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएटिन। अब इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन अगर स्टेम सेल्स पे आया, स्टेम सेल्स को बोला भाई आप जो है
आरबीसी बनाओ, क्योंकि हम तो आरबीसी बनाने वाला फैक्टर है। ये क्या है, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आया, किडनी से आया, और किडनी रिलीज किया इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन गया स्टेम सेल्स पे, और स्टेम सेल्स को बोला कि भाई आप आरबीसी बनाओ, क्योंकि बॉडी में आरबीसी अभी कम है। तो आरबीसी का जो बनने का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, हीमेटोपोएसिस। क्या बोलते हो, हीमेटोपोएसिस। एनी प्रॉब्लम, या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको बोल सकते हैं आरबीसी। जैसे इरिथ्रोपोएसिस बोल सकते हैं, इरिथ्रो, ध्यान दीजिएगा, इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसीलिए तो आरबीसी का दूसरा नाम है। अगर यहाँ पे मैं आरबीसी नहीं लिख के, आरबीसी के जगह पे मैं लिख दूं इरिथ्रोसाइट, तो सही है, बिकॉज आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। तो इसीलिए इसका जो फैक्टर है ईपीओ, इरिथ्रोपोएटिन, यानी इरिथ्रोपोएटिन ऐसा फैक्टर है जो आरबीसी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है और बॉडी में ब्लड का नंबर बढ़ जाता है। राइट, उससे बताओ, देखिए मान लीजिए ये बोन मैरो है, राइट, दिस इज अ बोन मैरो। अब ये बोन मैरो है, तो बोन मैरो में बहुत सारा स्टेम सेल्स होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जो भी हड्डी के बीच का होता है पार्ट, वो क्या होता है, स्टेम सेल्स होता है। और इस स्टेम सेल के पास कैपेसिटी है कि कोई भी बॉडी का सेल अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो अगर कम हो रहा है तो बनाएगा। जैसे मान लीजिए आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी होता, तो डब्ल्यूबीसी के लिए अलग फैक्टर होता। आरबीसी है तो आरबीसी के लिए मैं एक बता रहा हूँ कि इरिथ्रोपोएटिन है। यही प्लेटलेट्स होता तो प्लेटलेट्स के लिए अलग होता। तो जैसा सेल वैसा फैक्टर, और जैसा फैक्टर आएगा स्टेम सेल्स को, स्टेम सेल तो हम जानते हैं इट इज इनोसेंट सेल। ये एक इनोसेंट सेल है, इसको जैसा बोलेंगे वैसा बनेगा। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी में देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो अच्छा घर में, अगर मान लीजिए कोई लेके भाग गया, गुंडा होता है ना, विलेन लेके भाग गया, तो उसको विलेन टाइप कैरेक्टर बना देता है। तो बच्चा को जैसा सिखाइएगा वैसा ही वो सीखेगा। तो हमारा स्टेम सेल्स क्या है, एक इनोसेंट सेल है, उसको जो फैक्टर मिलेगा वो बना देता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको क्या करना है नहीं करना, उसको जिस तरह का सिग्नल दीजिएगा उस तरह का वो बना देगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं एक इंट्रो बताया कि आगे मैं इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ऑलवेज ध्यान, राइट। तो इरिथ्रोपोएसिस समझ में आया। अब इसको मैं थोड़ा इरेज करूँ, राइट। अब लीवेनहुक तो कर लिया, अब यहाँ पे आया कि कुछ मैं कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि मैं इरेज करने वाला हूँ, राइट। वन मिनट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि देख लीजिए। राइट, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था आपको रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फोंटेना, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है और इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया था, फोंटेना ने, और न्यूक्लियस को किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ और न्यूक्लियोलस कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ।
तो याद रखिएगा ईल का जो स्किन था, स्किन सेल जो था, उससे न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया गया और ये डिस्कवर किया गया प्लांट के रूट सेल से। प्लांट रूट सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा प्लांट, तो याद रखिएगा इस ऑर्किड्स प्लांट, ऑर्किड्स प्लांट के रूट सेल से ये न्यूक्लियस का निर्माण हुआ है। वही सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था किस प्लांट में, ऑर्किड प्लांट के रूट से। याद रखने वाला, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, राइट। फॉन्टेना साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस का। इस क्वेश्चन को बराबर आते हुए देखा है नीट में। तो फॉन्टेना डिस्कवर न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। याद रखिएगा यह एक ऐसा ऑर्गेनेली है सेल का जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो राइबोसोमल आरएनए का जो फैक्ट्री होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ये पार्ट जो होता है इसका न्यूक्लियोलस है, और इसमें डीएनए है, क्रोमैटिन का फॉर्म। तो न्यूक्लियोलस फाउंड इन विद इन द न्यूक्लियस, और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। और किसके स्किन में देखने को मिला था, ईल के स्किन में देखने को मिला था, कि जो कि एक ईल फिश है जो स्नेक के जैसा होता है, राइट, स्नेक से फिश होता है, राइट। अब यहाँ पे तो सेल में दो मैंने कंपोनेंट बताया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने तो डेड सेल को लिया। फिर बाद में आया लिविंग सेल को डिस्कवर किया, तो उसके बाद आया क्या, एंटन वन ल्यूवेन। अब उसके बाद जो सेल आया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट लोग अलग अलग, मैं पढ़ाऊंगा हर सेल ऑर्गेनेली में। तो हर सेल ऑर्गेनेली में आपको बताऊंगा गोल्जी बॉडी कैसे बना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, उसका फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, हर एक एक ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अब तो सेल आ गया। अब सेल आने के बाद जो है सेल थ्योरी दिया गया। एक मिनट, इसको इरेज कर दो, राइट। All plants are composed of one or more cells. This is about cell theory, right? देखिए सेल थ्योरी में क्या बात देखिए, सिल्डेन एंड स्वान। सिल्डेन जो है जर्मन बोटनिस्ट, ही वाज जर्मन बोटनिस्ट, और इन्होंने कहा जितने भी प्लांट सेल है वो कंपोज्ड है वन और मोर टाइप ऑफ सेल, राइट। जितने भी प्लांट सेल है कंपोज्ड है वन और मोर टाइप ऑफ सेल एंड इनक्लोज्ड बाय सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में हम देखते हैं कि हमेशा सेल वॉल की बात करते हैं, बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। और स्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और ये जो आया था 1838 से लेकर 1839। तो ये अगर सिल्डेन और स्वान जितना भी बात बोला, वो आज के डेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है व्हाट इज सेल, तो आप यही बताते हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो है। ये किसने कहा था, सिल्डेन एंड स्वान ने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ एन सेल्स। यू नो ह्यूमन कितना सेल से बना है, आप कहिएगा अनगिनत है सर, सर बहुत है, सर मिलियंस है, तो कुछ तो याद कर लो भाई, एवरेज, राइट। तो एवरेज कैसे याद करोगे, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ह्यूमन सेल्स जो है, ह्यूमन सेल्स कितना है, तो याद रखिएगा 37.2 ट्रिलियंस सेल्स, ट्रिलियंस है ट्राई, तो 37.2 ट्रिलियंस
ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, राइट। तो इनका कहने का मतलब था कि सेल थ्योरी में, कि सेल थ्योरी वो थ्योरी होगा जो कि किसी भी सेल को डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर कोई सेल डिस्क्राइब हो रहा है तो सेल थ्योरी के कारण हो रहा है, राइट। तो ऑल सेल्स, या जितना भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. Cell is the morphological, cell is the morphological unit of life. जितना भी लाइफ से आप इंडिकेट करते हो सेल के द्वारा ही तो करते हो, क्योंकि सेल्स कंटेन डीएनए, सेल्स कंटेन डीएनए, और डीएनए के पास हर वो पावर है कि वो कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज डीएनए पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए पे लॉट्स ऑफ जीन है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया आप लोगों के मन में, व्हाट इज जीन? तो जीन क्या है? तो देखिए, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, नोट कर लीजिए, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for polypeptide formation या protein formation, and after protein formation that particular protein helps in particular function। यानी जितना भी जीन है, अगर जीन, हर जीन 30,000 जीन मैंने बताया था, तो ह्यूमन में कितना जीन है याद रखिएगा, 30,000 जीन है। लेकिन आपके अभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कितना जीन है, तो ऐसे याद रखिएगा 25,000 से 30,000, यानी 25,000 to 30,000 जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, राइट। तो यहाँ पे जीन क्या है? इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि मैं आगे चर्चा करूंगा कि पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन होता है, पोली मतलब बहुत, यानी एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड है तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, राइट। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है तो एक से ज्यादा है, और एक से पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा है, तो इसीलिए इसको क्या बोले? पॉलीपेप्टाइड बोलिए, या इसी को क्या बोलिए? प्रोटीन बोलिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ गया कि सेल के अंदर प्रोटीन क्या कैसे बनेगा। अब जैसे मैं इसको इरेज करूं, इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं कि प्रोटीन कैसे बने। अब यहाँ पे देखें, सिल्डेन और स्वान तो सेल थ्योरी को बताया, राइट, लेकिन सेल थ्योरी बताया, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है। अब सेल थ्योरी आप अप्लाई नहीं कर सकते वायरस पे, क्योंकि वो वायरस क्या है? इट इज नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग कंपार्टमेंट है उसका, को वो सेल नहीं है, लिविंग सेल्स नहीं है। तो वायरस, सेल थ्योरी हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है इसका कि सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वायरसेस। वायरस में हम सेल थ्योरी को अप्लाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ड्रॉबैक है, क्या ये बोटनिस्ट या जूलॉजिस्ट जो भी हैं, क्या बताइए इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि नया सेल कैसे डिराइव होता है, कैसे फॉर्म होता है, हाउ न्यू सेल्स आर अराइजेस? इन्होंने नहीं दिया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका निकल गया कि इन्होंने नया सेल कैसे बनता है इन्होंने ये नहीं बताया, राइट। तो ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तब आया आर वर्च्यू, यानी रडल्फ वर्च्यू। रडल्फ वर्च्यू ने बताया कि इसका ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक में इसलिए ड्रॉबैक बताया क्योंकि इन्होंने नहीं बोला था कि न्यू सेल्स जितने भी है, जैसे हम लोग बने, या माइटोसिस करके जो सेल्स बनेगा, मियोसिस करके जो सेल्स बनेगा, वो अपने पुराने वाले सेल से ही तो बनेगा। तो इसलिए हम बोलते ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन गिवन बाय रडल्फ वर्च्यू। एनी प्रॉब्लम? 1 minute, I have to erase that, right? अब हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न सेल थ्योरी था गिवन बाय रडल्फ वर्च्यू। रडल्फ वर्च्यू के द्वारा क्या हुआ, ये सेल थ्योरी आपको दिया गया। और रडल्फ वर्च्यू ने बोला
वो अपने लैंग्वेज में बोला, उसके बाद ट्रांसलेट किया गया। उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बात समझिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने ड्रॉबैक को ठीक किया, इन्होंने ही तो दिया था ऑल न्यू सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। तो वो अपने लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर arises from pre-existing cell. All new cells are arises from pre-existing cell. इसीलिए इसको बोला omnis cellula e cellula, राइट। अब ये क्या, ये तो मॉडिफाइड किए सेल थ्योरी को, इसमें ऐड किया गया कि सेल का ये भी एक कैरेक्टर है जो कि सिल्डेन और स्वान के द्वारा नहीं दिया गया था। तो सिल्डेन और स्वान के द्वारा जो नहीं दिया गया था, इन्होंने उसी को क्या क्या फुलफिल किया। तो इन्होंने कहा कि ये जितने भी सेल्स है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट। और मॉडिफाइड जो किया गया सेल थ्योरी को, जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी है, मॉडिफाइड जो किया गया सेल थ्योरी को, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेल लिनिएज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपसे पूछेगा लॉ ऑफ सेल लिनिएज किसने दिया था, डायरेक्ट याद करेगा वर्च्यू। तो लॉ ऑफ सेल लिनिएज गिवन बाय, यानी जितना भी सेल अगर सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेल लिनिएज। आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आप लोग को पढ़ाऊंगा कि कोई भी सेल का साइज क्या है। सेल का साइज जैसे हमने बताऊंगा बैक्टीरिया का बहुत छोटा, सबसे दुनिया में सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, और उसको ही बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और उसका साइज बहुत कम होता है 0.2 0.3, है ना। माइक्रोमीटर में आपको सब बताऊंगा। नेक्स्ट है उसके बाद में ऑस्ट्रिच एग बताऊंगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स है। आरबीसी का साइज बताऊंगा, नर्व सेल का साइज बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, कि प्रोकैरियोट कैसे हुआ, प्रोकैरियोट का क्या फीचर्स है, और प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वायरस जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने तरह का ऑर्गेनेली है, सबको एक एक करके डिफरेंस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए डेली आप लोग क्लास करिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह नहीं लेना। हाँ, प्रिवेंशन जरूरी है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है ये ऑलवेज, उसके बाद नहीं होगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू गाइस।